वैसे हम सभी लोग डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं और डेटाबेस को हम डेवलपमेंट के लिए पढ़ते हैं, दैट इज़ ओके। बट डेटाबेस आज के टाइम पे सिर्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं है। आईटी के बहुत सारे क्षेत्र में डेटाबेस को बहुत ब्रॉडली यूज़ किया जाता है। एक सीधी सी बात आप ये समझ लीजिए कि जब भी आपको डेटा को कहीं स्टोर करके रखने की ज़रूरत है, स्टोर करके रखने की ज़रूरत इसलिए है ताकि हम उसे फ्यूचर में ज़रूरत पड़ने पे बहुत ही आसान तरीके से एक्सेस कर सकें। तो जब भी आपको डेटाबेस को कहीं स्टोर करके रखने की ज़रूरत है, आपको ज़रूरत पड़ेगी एक सॉफ्टवेयर की, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको डेटा, कोई भी डेटा, कैसा भी डेटा, उसको स्टोर करके रखने की जो है फैसिलिटी देता है। तो जब भी आपको डेटा को कहीं सुरक्षित रखना है, जैसे फॉर द एग्जांपल जब डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स नहीं थे तो लोग अपने डेटास को, सपोज कोई भी आप ऐसा बिजनेस ले लीजिए, हर जगह डेटास तो आ जा रहे हैं। जैसे अगर किसी की छोटी सी भी एक शॉप है और हम चाहते हैं कि हम अपने यहाँ आने वाले कस्टमर्स की एक पूरी लिस्ट इकट्ठा करके रखें, ताकि जब भी हमें देखना हो कि हमें आज से 2 साल पहले किन किन कस्टमर्स ने विजिट किया और ये सब, हम उसे बड़े आसान तरीके से देख सके। सपोज अगर किसी को ऐसा करना हो तो पहले के टाइम में हमने क्या किया कि एक कॉपी बना ली, एक रजिस्टर बना लिया, और उस रजिस्टर पे हमने जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए थी वो हमने स्टोर करके रखा। जैसे जैसे फोन चला रहे हो पीछे, हाँ मैं नहीं दिख रही हूं लाइव, तो बंद करो। तो है क्या कि हमने एक रजिस्टर बना लिया और उस रजिस्टर पे हमने डेटा को सेव करना शुरू किया कि सीरियल नंबर डाला, प्लस हमने ये डाला किस कस्टमर ने विजिट किया, किस डेट पे किया, क्या नाम है, क्या पता है, और जो जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए थी अपने बिजनेस से रिलेटेड। तो ये एक तरीका है। एक तरीका है कि हमारे पास एक्सेल, सभी को पता है डेटा को स्टोर करने का एक बहुत फेमस तरीका है एक्सेल में डेटा को स्टोर करना। बट इन सभी के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है सिक्योरिटी। जैसे वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई भी कभी भी आपके फाइल को ओपन करके, आपके रजिस्टर को ओपन करके पढ़ सकता है। दूसरा है कि आप के पास डेटा लॉस हो जाने की पॉसिबिलिटी है, कभी भी वो गुम हो सकता है, कभी भी। तो हमारे को एक ऐसा ऑनलाइन सिस्टम चाहिए जिसमें डेटा रखा गया हो वैसे ही जैसे एक्सेल में रखा जाता है, वैसे ही जैसे रजिस्टर पे मेंटेन करके रखा जाए, और जब भी हमें ज़रूरत हो, जहाँ से ज़रूरत हो, ऑनलाइन है, क्योंकि ऑनलाइन है तो आप उस डेटाबेस को कहीं से भी कभी भी बड़े ही आसान तरीके से एक्सेस कर सकते। प्लस आईडी पासवर्ड से इनक्रिप्टेड है, ऑथेंटिकेटेड है, तो हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता, जिसके पास वो आईडी पासवर्ड होगा वही एक्सेस कर सकता है। तो ये सब सुविधाएं हमें मिल जाए, एक ऑनलाइन डेटाबेस मिल जाए जिस डेटाबेस में हम अपने डेटाज को स्टोर कर सकें और उस डेटा को हम जरूरत पड़ने पे यूज कर सकें। ये डेटाबेस का एक जो है यूज है, क्यों हम उसे यूज करते, पर्पस है ये डेटाबेस का। अब जब हमें डेटाबेस की जरूरत है सपोज, तो हमें एक वर्ड मिलेगा जिसको हम कहते हैं डीबीएमएस। एक वर्ड मिलेगा जिसको हम कहते हैं डीबीएमएस। डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है यस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ डेटाज। मैनेजमेंट सिस्टम मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो उस डेटा को मैनेज करने की सुविधा देता है।
क्यों हम मैनेज करने में बहुत सारी चीजें हैं। मैनेज करने में सबसे पहले तो डेटा ऐड किया जाएगा, सबसे पहला एंट्री। जब तक डेटा आएगा नहीं तब तक मिलेगा कहाँ से, सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले तो डेटा को ऐड किया जाए। जैसे आपने देखा होगा किसी भी वेबसाइट को आप यूज करिए, कहीं भी आप जाइए, आमतौर पे जैसे भी हमने बताया कि डेटाबेस सिर्फ डेवलपमेंट तक सीमित नहीं है। डेटाबेस जैसे आप आगे AIML पढ़ोगे, आप डेटा का सबसे बड़ा फील्ड डेटा एनालिटिक्स पढ़ोगे। सपोज ये अगर आप डेटा एनालिटिक्स पढ़ोगे तो आप वहां पे तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, डेटा है, जिसको कि अलग अलग जगहों से आने वाले डेटा को अलग अलग फॉर्मेट में लोगों को एक विजुअल फॉर्मेट में दिखाना है, जिससे कि आगे उस डेटा से क्या डेटा जनरेट हो सकता है उसका प्रेडिक्शन किया जा सके, या फिर ऐसे बहुत सारी चीजें उस डेटा पे की जा सके। तो जहां कहीं भी आपको, या फिर आप डेवलपमेंट की बात करो, तो जब हम बात करते हैं, जैसे हम डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं तो हम लोग ज्यादातर इसकी बात करते हैं। अब डेवलपमेंट में हमने देखा कि हमें 3 चीजें मिलती हैं। एक वो मिलता है इंटरफेस, एक वो UI जिसके थ्रू यूजर हमारे एप्लीकेशन को यूज कर पाता है, दैट इज द इजीएस्ट तरीका, है ना, जिसको हम कहते हैं फ्रंट एंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रंट एंड बोलते हैं। फ्रंट एंड किसको कहते हैं, कोई बताएगा? फ्रंट एंड जो यूजर को दिख रहा है, दैट इज द फ्रंट एंड। इसी को और थोड़ा सा प्रोफेशनल मैनर में कोई बताएगा? हाँ, हाँ, ओके। और बैठ जाओ, वेरी गुड। और कोई बताएगा? तो फ्रंट एंड क्या है? फ्रंट एंड यूजर के हमारे लिखे गए कोड को यूज करने का सबसे वो आसान तरीका, जिससे यूजर आपके लिखे हुए कोड को चला सकता है, दैट इज द फ्रंट एंड। फ्रंट एंड में आता है UI में बनाई जाती हैं कुछ विजुअल्स, जैसे कि टेक्स्ट, पिक्चर्स, ऑडियोज, वीडियोज, जिनकी मदद से यूजर आपके लिखे हुए कोड को आसानी से चला सकता है। जैसे समझिए, जैसे हम फेसबुक यूज कर, हम कितने बड़े बड़े एप्लीकेशन कितनी आसानी तरीके से यूज कर रहे हैं। जैसे फेसबुक कितना बड़ा एप्लीकेशन है, एक पूरी बड़ी कंपनी फेसबुक एप्लीकेशन के पीछे चल रही है। इसमें हमें बस थोड़ा सा पता है कि आपने इस प्लस बटन पे क्लिक किया, इस बॉक्स के अंदर थोड़ा लिखा, एक अपनी फोटो चूज की और ये पोस्ट बटन पे क्लिक किया, आपका फोटो लाइव हो गया। अब वो फोटो आपने तो बस इतना किया, जिसको बिल्कुल जीरो नॉलेज है कोडिंग की, एक ऐसा यूजर जो बिल्कुल HTML CSS और कोडिंग और बैकएंड फ्रंट एंड के बारे में कुछ नहीं जानता, वो भी फेसबुक बड़े आसान तरीके से आज के टाइम पे यूज कर रहा है। तो क्योंकि सबको वो इंटरफेस दिख रहा है, वो UI दिख रहा है, वो ग्राफिक्स दिख रहा है, जिसकी मदद से यूजर हमारे लिखे गए कोड को बड़े ही आसान तरीके से चला पाता है। तो हमारे कोड को चलाने का एक सिंपलेस्ट मैनर जो है वो है UI, वो है फ्रंट एंड। और फ्रंट एंड में क्या क्या आता है सभी को पता है। फ्रंट एंड किससे किससे मिलके बनता है? नहीं, ये तो लैंग्वेजेस हैं जिनकी मदद से बनाया जाता है, बट फ्रंट एंड में है क्या? फ्रंट एंड में है यस, लाइक टेक्स्ट, बटन्स, सम हाइपरलिंक्स, सम लाइक हाइपर टेक्स्ट है, कहीं प्लेन टेक्स्ट है, कहीं पिक्चर्स हैं, कहीं ऑडियोज हैं, वीडियोज हैं। ये कुछ ऐसे इंटरफेस ग्राफिक्स के तरीके हैं जिससे कि हम यूजर को एक आसान तरीका दें। तो व्हाट इज UI, व्हाट इज फ्रंट एंड? फ्रंट एंड is the interface. Front end is the interface by which end user is the, like application के यूजर एक हम भी हैं, we are the developers जो कोड को लिखते हैं, हम भी एक यूजर हैं। बट end user is the user जिनको आफ्टर ऑल सबसे जो लोवेस्ट लेवल के यूजर्स हैं, जिनको कोडिंग के बारे में कुछ नहीं पता, दैट इज द end user, is the interface by which end user can use our applications। अब ये एप्लीकेशन कोई भी एप्लीकेशन हो सकता है, वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, कंसोल एप्लीकेशन, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन जो हम लोग बनाया करते हैं।
फिलहाल हम लोग वेब डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं बिकॉज वेब डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ये। तो पहला है फ्रंट एंड, जिसमें आपने कोडिंग तो लिख दिया, लेकिन इंड यूज़र को वो कोडिंग चलाने के लिए एक यूआई चाहिए जिसकी मदद से वो आसानी से आपकी कोडिंग को एग्जीक्यूट करा सके। दैट इज़ द इंटरफेस। एक यूआई के बाद आता है बैकएंड। बैकएंड, अब जो कि नाम से ही हमको पता चल रहा है, बैकएंड इज समथिंग जिसका कोड लिखा गया है बट यूजर को उससे कुछ खास लेना देना नहीं है। इंड यूजर को पीछे क्या चल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। इंड यूजर को बस इतना पता है कि मैंने बटन पे क्लिक किया तो पिक्चर लाइव हो जाएगी। अब बटन के क्लिक करने पे कैसे वो पिक्चर ली जा रही है, कैसे चेक की जा रही है, कैसे अपलोड कराई जा रही है, कैसे पता चल रहा है कि ये फोटो इनको इनको दिखानी है, इनको इनको नहीं दिखानी है, दैट इज द पार्ट ऑफ बैकएंड। वो कोडिंग जो पीछे चल रही है बट यूजर को उससे कोई खास लेना देना नहीं। तो अब बैकएंड का क्या काम है? बैकएंड का काम है टू ऑथेंटिकेट, टू वेरीफाई, जिसको ये अलग अलग वर्ड्स, टू चेक, टू वर्क ऑन द डेटा, टू वर्क ऑन द डेटा कमिंग फ्रॉम फ्रंट एंड। ऐसा डेटा जो फ्रंट एंड से आ रहा है, यूजर जो डेटा आपकी वेबसाइट को सबमिट कर रहा है, उस डेटा पे क्या काम होगा, कैसे काम होगा, ये सब डिसाइड करना किसका काम है? वो बैकएंड का काम है, जिसको हम लोग कहते हैं लॉजिक्स, जिसको हम लोग कहते हैं एक सिंपल वर्ड में लॉजिक्स। लॉजिक्स अप्लाई कर रहे हैं। लॉजिक्स अप्लाई कर रहे हैं का मतलब यही है, कहीं डेटा चेक किया जा रहा है, कहीं उस पर ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, कहीं उसको वेरीफाई किया जा रहा है, यही सब तो किया जा रहा है लॉजिक के अंदर। तो लॉजिक का काम सिर्फ इतना सा है कि डेटा आया फ्रंट एंड से, फ्रंट एंड सपोज HTML का एक फॉर्म हमने बनाया। अब फॉर्म एक तरीका है यूजर से इनपुट लेने का। अब उस फॉर्म में कोई भी डेटा भरा गया और जब सबमिट बटन पे क्लिक किया गया तो एक मैसेज आ रहा है कि प्लीज फिल ऑल फील्ड्स प्रॉपरली या 1 or more एरर फाउंड। तो यूजर को पता चल रहा है कि ओके मैंने कुछ छोड़ दिया, कुछ गलती हो गई मेरे से। तो ये जो मैसेज पीछे से आ रहा है, वो मैसेज रिटर्न करने का काम किसका है? वो बैकएंड टेक्नोलॉजी का है। वो बैकएंड में कौन काम करता है? बैकएंड में काम करती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बैकएंड में क्या लिखा गया है? बैकएंड में लिखा है डेटा को चेक करना, वेरीफाई करना, उस पे किन्हीं कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाना, ये सब काम किसका है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का है। तो बैकएंड में हमेशा किसका यूज किया जाएगा? अब जैसे हम जानते हैं फ्रंट एंड किससे बनाया जाता है? HTML से। CSS, हम लोग Tailwind CSS का यूज करते हैं, या फिर हम लोग React.js का यूज करते हैं, या ऐसे बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिनकी मदद से हम लोग फ्रंट एंड डिजाइन किया गया। फ्रंट एंड का काम बस इतना है, बटन कैसे लगेगा, कैसे हाइपरलिंक टेक्स्ट बनेगा, कैसे बॉक्सेस बनाए जाएंगे, कैसे कैसे वो इंटरफेस तैयार किया जाएगा। बट इंटरफेस से आए हुए डेटा को क्या चेक किया जाएगा, उस पर क्या लॉजिक काम करेगा, वो डेटा सही है नहीं है, ये सब चीजें चेक करना, डेटा को ऑपरेट करना, ये काम किसका है? तो फ्रंट एंड के बाद जो आएगा उसका काम है, बैक एंड का काम है। और बैक एंड में हमेशा आपको देखने को मिलेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या क्या हो सकता है? बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजीज के साथ अलग अलग लैंग्वेजेस कंपैटिबल होती हैं जिनको हम लोग यूज़ किया करते हैं। जैसे C# इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे जावा इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे पाइथन इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे C++ इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे Node.js, जैसे जावास्क्रिप्ट को भी आजकल बहुत यूज़ किया जाता है बैकएंड के रूप में भी। तो ये सब जो लैंग्वेजेस हैं ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिनको हम फ्रंट एंड से आए हुए डेटा पे ऑपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। फ्रंट एंड से डेटा आया तो वो हमारे बिजनेस के हिसाब से एक्सेप्टेड है, रिजेक्टेड है, यूजर को क्या मैसेज देना है, कौन सा डेटा लेना है, कौन सा नहीं लेना है, दैट इज ऑल डिसाइडेड बाय अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का काम है, सभी को पता है क्या काम है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का?
लॉजिक्स अप्लाई करना ऑन द डेटा, एंड लॉजिक्स के अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, कुछ भी किया जा सकता है। डेटा से नया डेटा जनरेट करना, किसी डेटा को चेक करना, किसी डेटा को किसी दूसरे डेटा से कंपेयर कराना, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ये सारी चीजें बैकएंड का काम है। अब फ्रंट एंड से डेटा आया, बैकएंड ने उस पर लॉजिक अप्लाई किया, और लॉजिक के बाद समझ आया कि हाँ सब कुछ ठीक है, ये एक ऐसा डेटा आया है मेरे पास जिसको मुझे कहीं रख लेना चाहिए ताकि हम इसे आगे जरूरत पड़ने पे जो है यूज कर सके। क्योंकि अभी जो डेटा हमने जनरेट किया, जो भी डेटा बैकएंड में मिला, वो डेटा अगर कहीं आपको सुरक्षित करने की जरूरत है, तब आपको एक और सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा जिसको हम लोग कहते हैं डीबीएमएस। तो डीबीएमएस के अंदर आपको मिलेगा डेटाबेस, जिसका क्या काम है, जिसका काम है टू स्टोर द डेटा, टू स्टोर एंड मैनेज भी कह सकते हैं। स्टोर तो कर लिया, उसके साथ साथ उसको मैनेज भी कर रहा है, जरूरत पड़ने पे एक पर्टिकुलर डेटा रिटर्न भी कर रहा है, किसी डेटा को अपडेट करना है वो भी कर रहा है, किसी एक डेटा से दूसरा डेटा बनाना है वो भी काम हम डेटाबेस में भी कर सकते हैं। तो ये सब काम टू स्टोर एंड मैनेज द डेटा इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस एक्चुअली क्या है? डीबीएमएस इज अ सॉफ्टवेयर। डीबीएमएस आपको किस रूप में मिलता है यूज करने को? तो डीबीएमएस इज अ एप्लीकेशन, डीबीएमएस इज अ सॉफ्टवेयर। डीबीएमएस का काम क्या है? बहुत सिंपल सी बात है, डीबीएमएस नाम से ही बहुत क्लियर हो रहा है, इट्स अ सिस्टम दैट कैन मैनेज द डेटा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस रिप्रेजेंटिंग द लार्ज साइज ऑफ डेटा, management system representing a kind of software which can manage the data. So database management system is an application which can manage and store the data. So जब भी आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिर्फ एक डेटा से दूसरा डेटा जनरेट कर सकती है कुछ समय के लिए, जैसे एक वेरिएबल में कोई डेटा स्टोर किया गया, लेकिन जैसे ही फंक्शन खत्म हुआ वो उस वेरिएबल का नामो निशान खत्म हो गया, है ना? ऐसा ये हम सभी ने देखा, हम लोग अक्सर वेरिएबल्स बनाते हैं, और हमने देखा कि जिस फंक्शन के अंदर वेरिएबल बनाया, एक बार उस फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म हुआ तो वेरिएबल का भी लाइफ खत्म हो गया। तो अब वो बैकएंड है जिसने वेरिएबल में डेटा तो रख लिया, उस डेटा पे कुछ समय के लिए काम तो कर लिया, बट इफ यू वांट कि वो वेरिएबल में रखे गए डेटा को हम सुरक्षित कर लें फॉर द लॉन्ग टाइम कि हम कभी भी उसको एक्सेस कर सकें, दैट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड बाय बैकएंड। बैकएंड सिर्फ वेरिएबल में डेटा रख सकता है, बट उस वेरिएबल में रखे गए डेटा को आप आगे सुरक्षित करके रखना चाहते हैं ताकि उस एप्लीकेशन के बंद करने के बाद भी कभी भी कहीं से भी आप एक्सेस कर सकें। दैट इज नॉट पॉसिबल बाय अ बैकएंड, दैट इज पॉसिबल बाय अ डीबीएमएस। सो डीबीएमएस इज रिस्पॉन्सिबल। अब जरूरी नहीं है कि डीबीएमएस के अंदर डेटा सिर्फ फ्रंट एंड से ही आ सकता है, बैक एंड से भी आ सकता है। नो, हम डीबीएमएस के अंदर डायरेक्ट एक्सेल का डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं, हम डायरेक्ट जेसॉन का डेटा डीबीएमएस में डाल सकते हैं, हम डायरेक्ट क्वेरीज चला के डीबीएमएस में डेटा डाल सकते हैं, बशर्ते डेटा आना चाहिए। वो चाहे फ्रंट एंड से आए, मतलब किसी एप्लीकेशन से आए, चाहे वो डेटा डायरेक्ट यूजर ने एक्सेल के थ्रू इंपोर्ट कर लिया, चाहे वो डेटा डायरेक्ट यूजर ने कोई फाइल बना दी जेसॉन की, डायरेक्ट डेटा इंपोर्ट कर दिया। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो डीबीएमएस इज नॉट अबाउट कि बस उसको बैकएंड से ही कनेक्ट किया जा सकता है, नहीं, बैकएंड से भी किया जा सकता है, बट बैकएंड के अलावा डीबीएमएस में डेटा और बहुत सारे तरीके से आ सकता है, आना चाहिए। कहीं से भी डेटा आएगा तो उसे रख लेगा, और साथ ही साथ आपको उस पर आगे जो है परफॉर्म करने का, ऑपरेशन करने की सुविधा भी देगा। तो आर यू गेटिंग द पॉइंट? व्हाट इज डीबीएमएस? व्हाट इज डीबीएमएस? इज एन एप्लीकेशन which provide facility to store and manage the data. There is, आप कल लिख के लाइएगा कि what is the benefits to use DBMS over the file system. Over the file system that means कि आप एक्सेल में डेटा रखो, आप किसी रजिस्टर में डेटा रखो, इसके बजाय आप एक डीबीएमएस में डेटा रखो, तो क्या सुविधा है, क्या फायदे हैं उसको रखने? देयर इज सो मेनी, सिक्योरिटी, ऑथेंटिकेशन, बैकअप, ऑनलाइन एक्सेस, बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको डीबीएमएस में फायदा मिलेगा। तो दैट इज द डीबीएमएस। क्या हम समझ रहे हैं कि डीबीएमएस इज जस्ट नॉट
only DBMS is not only limited to the web application. मतलब DBMS में डेटा सिर्फ बैकएंड से ही नहीं आ सकता. Yes, बैकएंड से भी आ सकता है. That can be a kind of source जिसमें DBMS में डेटा आ रहा है. But DBMS में डेटा कहीं से भी आ सकता है. You can directly import a Excel file into DBMS. Are you getting the point? पहले से आपने एक्सेल में डेटा रखा हुआ है एंड यू वांट टू कन्वर्ट दैट Excel data into a DBMS data, then of course you can directly import the Excel file into DBMS applications. You can write some queries, manual queries, and you can put the data. You can just create a file, a JSON file, and directly you can import the data. So there can be many sources जिससे DBMS में डेटा आ रहा है, बशर्ते आना चाहिए. Like हम लोग कभी भी कोई एप्लीकेशन यूज करते हैं, जैसे आपने, तो उसका पहला स्टेप होता है अपना डेटा इनपुट करना. बिकॉज सबसे पहले डेटा को इनपुट कराना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा, तब जाके आप उस डेटा पे कोई टास्क परफॉर्म कर सकते हैं. तो आर यू गेटिंग द पॉइंट? वेब एप्लीकेशन के अंदर इसीलिए हम कहते हैं कि वेब एप्लीकेशन के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं. फ्रंट एंड उतना ही जरूरी है, क्योंकि आपने सारा कोडिंग लिख दिया और यूजर उसे चला ही नहीं पा रहा है, देन उसका कोई यूज नहीं है. तो क्योंकि हम जो एप्लीकेशन बना रहे हैं, हम खुद के लिए नहीं बना रहे हैं, हम जो एप्लीकेशन बना रहे हैं वो अपने एंड यूजर्स के लिए बना रहे हैं. तो सब फ्रंट एंड भी उतना ही जरूरी है, जिससे हम अपनी कोडिंग को चलाने के लिए यूजर को एक आसान इंटरफेस तैयार करके दे सकते हैं. बैकएंड इज द लाइक ब्रेन ऑफ द लाइक एप्लीकेशंस. आपके फ्रंट एंड में आया हुआ डेटा पे क्या काम होगा, उसको कैसे ऑपरेट किया जाएगा, कौन सा डेटा आपको डेटाबेस तक भेजना है, कौन सा डेटा आपको डेटाबेस तक नहीं भेजना है, डेटाबेस से कौन सा डेटा निकाल के कहाँ दिखाना है, ये जो बीच में बैठा है वो किसका काम है? सो बैकएंड इज लाइक द मेन ब्रेन जो बता रहा है कि एप्लीकेशन क्या, कब, कैसे काम करेगा. फ्रंट बैकएंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां हम सबसे ज्यादा कोडिंग किया करते हैं, जहां हम सबसे ज्यादा लॉजिक्स लगाया करते हैं. ये डेटा आया, इसको ऐसे चेक किया जाएगा, इस पे ये कंडीशन, ये लूपिंग, ये इस तरीके से स्टोर होगा, ये सब करना, ये काम है बैकएंड का. एंड देन जब आपको एक सही डेटा मिला एंड आप उसको लंबे समय तक कहीं स्टोर करके रखना चाहते हैं, डेटाबेस आज के टाइम पे सिर्फ स्टोर करने तक लिमिटेड नहीं है. आप जितना लॉजिक आप बैकएंड में लगा सकते हैं, उतना लॉजिक लगाने की सुविधा आपको डेटाबेस में भी मिल जाएगा. तो डेटाबेस में भी एक स्टोर किए गए डेटा से दूसरा डेटा जनरेट किया जा सकता है और बहुत कुछ किया जा सकता है. सो सिर्फ स्टोर करने तक सीमित नहीं है, बट यस, डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर किया जा सकता है. जिस भी डेटा को जो है लंबे समय तक यूज करने के लिए आप कहीं सुरक्षित करके रखना चाहते हैं. इज इट ओके? बताओ. सो यहां पे आता है DBMS. तो DBMS क्या है? DBMS is a kind of application which can manage and store the data, which provides such facilities to store and manage the data. There are so many applications of DBMS present in the market. आज के समय में बहुत सारे DBMS के सॉफ्टवेयर्स मार्केट में प्रेजेंट हैं. आपको कोई भी एक यूज कर लेना है डेटा को स्टोर करने के लिए. इसमें से कुछ एप्लीकेशन जिनको एक नाम दिया गया, हम लोग कहते हैं IDBMS. DBMS का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, और एक जिसे हम कहते हैं नॉन IDBMS. ऐसा. तो जब भी डेटाबेस, अब कोई बोले कि व्हाट इज DBMS, हम कहेंगे DBMS इज अ काइंड ऑफ एप्लीकेशन. लाइक देयर आर सो मेनी. आप MS SQL का आपने नाम सुना होगा, आपने MySQL नाम सुना होगा, आपने Oracle नाम सुना होगा, आपने MS Access करके एक डेटाबेस आता है, इसको आप सभी के लैपटॉप में होगा, ऑफिस के साथ आता है, आपने नाम सुना होगा. आपने एक PostgreSQL करके डेटाबेस का ही पार्ट है, इसको हम लोग यूज किया करते हैं. इसके अलावा हम लोग Firebase यूज किया करते हैं. हम लोग
मोंगो डीबी यूज़ किया करते हैं हम लोग, लाइक एसक्यूलाइट करके एक डेटाबेस है उसे, यहाँ पे बहुत सारे DBMS के एप्लीकेशंस हैं आज के समय में जिसको यूज़ किया जाता है। किसी भी एक को यूज़ करेंगे वो सभी के अंदर डेटा को स्टोर और मैनेज करने की सुविधा है। बट द पॉइंट इज कि हम कौन सा यूज़ करेंगे, तो सम टाइम इट डिपेंड्स कि आप किस पर्पज से यूज़ कर रहे हैं और उसके लिए आपका कौन सा डेटाबेस सुटेबल है, वो सब आपको टेक्नोलॉजी टू टेक्नोलॉजी या पर्पज के हिसाब से हम डिसाइड किया करते हैं। अब इन एप्लीकेशंस में डेटा को रखने के बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट्स हैं। जैसे इन एप्लीकेशंस में कहीं पे डेटा रखा जाता है टेबल के फॉर्मेट में, टेबल जैसा एक्सेल दिखता है, जैसा एक्सेल दिखता है। बट एक्सेल में सुविधा है कि आप रोज को, कॉलम्स को मर्ज कर सकते हैं, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। बट एक्चुअली जो टेबल है, व्हाट इज टेबल? टेबल इज द collection of rows and columns where each row have the same number of column, जहां पे हर एक रो के अंदर सेम नंबर ऑफ कॉलम्स आपको देखने, एक मैट्रिक्स जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं ना। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स है जहां पे हर एक रो में नंबर ऑफ कॉलम्स सेम हो। तो एक मैट्रिक्स के फॉर्मेट में जैसे एक्सेल में डेटा रखा जाए, वो वैसा DBMS में भी एक सिस्टम है टेबल के फॉर्मेट में। कभी कभी डेटा रखा जाता है हियरार्किकल फॉर्मेट। हियरार्किकल का मतलब होता है पेरेंट चाइल्ड। एक रूट बना दिया गया, उस रूट से कनेक्ट करके उसके 2 चाइल्ड्स बनाए गए, फिर दोनों चाइल्ड के कई सारे चाइल्ड्स बनाए गए, और इस तरीके से एक रिलेशन बना के डेटा स्टोर किया जा सकता है, जिससे ये पता चलता है कि ये डेटा इसके अंदर है, ये इससे रिलेटेड है। और ऐसे एक डेटा नेटवर्क के फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है, एक डेटा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में डेटा स्टोर किया जा सकता है। सो देयर इज सो मेनी लाइक फॉर्मेट्स, जिन फॉर्मेट्स में आम तौर पे इन एप्लीकेशंस के अंदर डेटा स्टोर किया जाता है। अब DBMS के 2 हिस्से हैं, एक है RDBMS। RDBMS जिसको हम लोग कहते हैं relational DBMS. Relational DBMS is relational database management system and non-RDBMS. RDBMS क्या है? RDBMS वो DBMS है जिसमें डेटा स्टोर किया जाता है किस फॉर्मेट में? टेबल के फॉर्मेट। जहां भी डेटा स्टोर किया जाए टेबल के फॉर्मेट में, उस DBMS को RDBMS कहेंगे। और बाकी जहां पे डेटा को टेबल में नहीं किसी और फॉर्मेट में स्टोर किया जाए, उसको हम नॉन RDBMS कहेंगे। जैसे सपोज जैसे SQLite एक RDBMS है, जैसे MS SQL एक RDBMS है, जैसे MySQL एक RDBMS है। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो कि RDBMS हैं, जैसे MongoDB, Firebase, SQLite, ये कुछ डेटाबेसेस हैं जो कि नॉन RDBMS है। तो इस तरीके से बहुत सारे DBMS के एप्लीकेशंस हैं जिनमें डेटा को स्टोर करने के तरीके के हिसाब से उनको 2 पार्ट में बांटा गया, एक RDBMS और दूसरा नॉन RDBMS। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये RDBMS और नॉन RDBMS है क्या, हमें ये किस तरीके से मिलेगा यूज करने को? एक सॉफ्टवेयर के रूप में हमें ये किस तरीके से यूज करने को मिलेगा? एक एप्लीकेशन के रूप में, एक सॉफ्टवेयर के रूप में हम इसे यूज कर सकते हैं। अब जब हम RDBMS को यूज करते हैं, इस RDBMS के अंदर टास्क करने के लिए जो लैंग्वेज हम यूज करते हैं उसको हम कहते हैं SQL। इस RDBMS के अंदर नॉन RDBMS में अलग अलग तरीके होते हैं। RDBMS के अंदर जो टास्क करने के लिए, व्हाट इज RDBMS? RDBMS इज अ एप्लीकेशन, एंड उस एप्लीकेशन के अंदर जो कोडिंग लिखी जाएगी, जो लैंग्वेज यूज होगी, वो लैंग्वेज होगी कौन सी? आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो अगर कोई पूछे कि व्हाट इज RDBMS, व्हाट इज DBMS, तो हम क्या बताएंगे? क्या बताएंगे शिवांश? Yes, and what is RDBMS? Yes, and what is yes, of course. And next, and what is SQL?
नो, टेबल फॉर्म में स्टोर नहीं करता। आप बताएंगे ईशा, व्हाट इज एसक्यूएल? हाँ, कौन बताएगा व्हाट इज एसक्यूएल? यस, हाँ, नॉट ओनली स्टोर, ये सही तरीका नहीं है। बताइए, और कौन बताएगा व्हाट इज एसक्यूएल? यस, बैठो बैठो बैठो। आरडीबीएमएस, बैठो। सो एसक्यूएल, कोई पूछे डीबीएमएस क्या है, हम बताएंगे डीबीएमएस इज अ एप्लीकेशन विच प्रोवाइड्स फैसिलिटी टू स्टोर एंड मैनेज द डेटा। What is RDBMS? RDBMS is a DBMS which stores data in form of tables. कोई पूछे SQL, तो हम बताएंगे SQL is a language which is used to perform operations in RDBMS. So SQL like कोई पूछे what is आप यूज करते हैं, कोई पूछे what is Dev C++, what is Turbo C++, what is Visual Studio, Visual Studio Code. What is this? This is a software. This is a software ना? तो this software is not the language जिसके अंदर हम कोडिंग लिख सकते हैं, बट दिस सॉफ्टवेयर ये कोडिंग जो है ये नहीं, इसका सिंटैक्स ये नहीं बताता। सिंटैक्स कौन बताता है? सिंटैक्स बताता है व्हाट इज सी। हम पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देव C++ एंड सी प्रोग्रामिंग, तो हम क्या बताएंगे? हम बताएंगे टर्बो सी इज अ सॉफ्टवेयर विच इज यूज टू राइट एंड कंपाइल द सी कोड, बट व्हाट इज सी? सी प्रोवाइड्स द syntaxes by which you can perform logics. Are you getting the point? So C is the language, Dev C++ is the software. In the same manner RDBMS is the software and SQL is the, yes, so the language is, हम लोग जानते हैं लैंग्वेज जहां भी आ जाए उसका मतलब है उसका एक प्रॉपर सिंटैक्स होगा, उसमें कोड लिखने का एक, व्हाट इज HTML? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नोटपैड एंड HTML? Notepad is a software where you can write the HTML code, but what is HTML? HTML is the language which is used to डिजाइन द वेब पेज। तो इस तरीके से ये डिफरेंस है RDBMS एंड SQL के अंदर। RDBMS इज द सॉफ्टवेयर जिसको यूज किया जाता है डेटा को स्टोर करने में, बट उस डेटा पे जब भी कोई काम, या RDBMS के अंदर जब भी कोई काम करना हो तो जो कोडिंग लिखी जाएगी वो कोडिंग होगी किसकी? SQL की। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। तो इस तरीके से हम लोग जो है डेटाबेस आज के समय में बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने बताया डेटा एनालिटिक्स आज के टाइम पे ये फील्ड बहुत ही लाइक ब्लूम कर रही है बिल्कुल इस समय पे IT के फील्ड में, बिकॉज सभी को अपने प्रेजेंट डेटा का प्रिडिक्शन चाहिए एंड सभी को ये ऐसा चाहिए कि हमारे पास जो भी डेटा है वो एक अच्छे तरीके से शो हो, प्लस इस डेटा को बेस बनाते हुए हम इस डेटा से आगे क्या अचीव कर सकते हैं वो भी हमें दिखना चाहिए सबके बिजनेस में ऐसा। तो आज के समय में आपने अक्सर देखा होगा कि जो नॉन IT के लोग हैं या जो एक्चुअली कोडिंग की तरफ बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहते हैं वो भी एक्सेल एंड बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिसको यूज़ करते हुए जो है डेटा एनालिटिक्स पे बहुत अच्छे पैकेजेस पे काम करें, वहाँ भी आपको बहुत ही डीपली SQL यूज़ करने को मिलेगा। सो SQL इज़ एवरीवेयर जब भी आपको डेटा रखने की बात आएगी तब। तो व्हाट इज डेटाबेस, थोड़ा सा लिख लीजिए इसके बारे में। What is database? Database is the collection of data. Okay. Whenever we need to store the data
data, database is used. Okay, the simple form is. Next is, okay, what is DBMS? What is DBMS? So DBMS stands for database management system. The most important point is कि जब भी कोई आपसे डिफिनीशन पूछे तो फुल फॉर्म नहीं बताया जाता, जो आप लोग अक्सर करते हैं. DBMS stands for Database Management System. DBMS is a kind of application, is an application you can say. DBMS is an application which provides facility to store and manage the data. There is so many DBMS applications present in the market, which can be used as per the requirement. In DBMS, data is stored in, data can be stored, you can say. In DBMS, data can be stored in different format, like in tabular format, in hierarchical format, in network format, in object format, and etc. There is some question जो आप लिखिएगा, what is the benefit to use DBMS over file system? So ये इन क्वेश्चंस का आंसर आप लिख के ले आइएगा, ठीक है. नेक्स्ट वन इज various IT fields where DBMS is used. What are the various IT fields where DBMS is used and what is the purpose? Purpose is the same, to store the data, but किस तरीके से यूज किया जाता है वो आप लिखिएगा. हम जानते हैं कि हमें मिलेगा DBMS के अंदर एक DBMS जिसको हम कहते हैं RDBMS. What is RDBMS? So RDBMS stands for Relational Database Management System. RDBMS is a DBMS. RDBMS is a DBMS which stores the data in form of table. And what is table? Everyone knows, no? HTML में टेबल बनाया, इधर उधर टेबल तो सभी को पता है. हम अच्छा, टेबल से पहले हम एक और वर्ड के बारे में देखेंगे, SQL. What is SQL? So SQL stands for structured query language. SQL जो है मैक्सिमम याद करने की चीज़ है. यहाँ पे आपको बहुत सारे कमांड्स, बहुत सारे चीज़ें, सिंटैक्सेस जो याद करना पड़ेगा. इसका नाम ही आप देख रहे हो, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का मतलब है कि इट विल गिव यू अ लाइक कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड क्वेरीज.
ये आपको एक लिस्ट देगा बनी बनाई क्वेरीज का, जिन क्वेरीज की मदद से हम RDBMS के अंदर अलग अलग टास्क किया करते हैं। अब आपको उन सारी क्वेरीज को याद करना पड़ेगा, तो SQL याद करने की चीज़ है। अगर आपने एक बार याद किया तो ये बहुत ही आसान है। और बाकी SQL के अंदर हम प्रोग्रामिंग करते हैं, तो प्रोग्रामिंग में आप इफ लगाना, अब ट्राई कैच वगैरह तो नहीं पढ़ा है, अदरवाइज एक्सेप्शन हैंडलिंग में ट्राई कैच को यूज करते हैं, लूप लगाना, वेरिएबल बनाना, क्यों वेरिएबल बनाते हैं, कैसे उसमें डेटा, ये सब तो आपको पता ही है ना। तो वही चीजें हैं जो कंडीशंस हम लोग इफ इल्स, सिर्फ इफ, लैडर इल्स इफ, ये सब जो हम लोग वहां लगाया करते हैं वो हम यहाँ भी लगाते हैं। लूपिंग, वाइल लूप, ऐसे वो हम यहाँ भी लगाते हैं। वेरिएबल क्यों बनाते हैं, तो कैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, फिर वेरिएबल में डेटा कैसे स्टोर करते हैं, है ना, उस डेटा पे प्लस करना, माइनस करना, अपने ऑपरेटर्स भी पढ़े हैं। तो वही चीजें हैं, ऑपरेटर्स, कंडीशंस, एक्सेप्शन हैंडलिंग, वो सब चीजें आपको यहाँ डेटाबेस में भी मिलेगा। तो सब एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं। डेटाबेस भी एक तरीके की लैंग्वेज है, यहाँ भी आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। PL/SQL आपने नाम सुना होगा, PL/SQL इज प्रोग्रामेबल SQL, जहां आप SQL डेटाबेस के अंदर लॉजिक्स लगा सकते हैं। तो वो सब चीजें यहाँ पे है ऑलरेडी, बट क्योंकि आपने पहले से बहुत सारी चीजें प्रोग्रामिंग में पढ़ रखी है तो इट्स सो इजी। द प्रॉब्लम इज कि आपको बहुत कुछ याद करना पड़ेगा। there would be a like list of commands, list of syntaxes जो आपको रटना पड़ेगा, तब जाके आप SQL, that is that easy। तो SQL stands for structured query language। SQL is a language which is used to perform different operations in RDBMS। In RDBMS, SQL provides a list of predefined, दिख रहा है ना सबको, हम बीच में तो नहीं बैठे हैं, क्यों लड़कियों। SQL provides a list of predefined, इसको queries भी कहते हैं, commands भी कहते हैं, queries या commands which can perform different specific tasks, या which can perform predefined specific task in RDBMS। SQL commands is used to create, manipulate and operate on the data stored in RDBMS। सो SQL कमांड के थ्रू हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं, RDBMS के अंदर नया डेटा बना सकते हैं, पहले से रखे हुए डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैनिपुलेट दैट मीन्स चेंजेस कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, अपडेट, डिलीट, बहुत कुछ। एंड साथ ही साथ आप उस पर काम भी कर सकते हैं। ऑपरेट करने का मतलब कोई ऑपरेटर लगाना है, एक डेटा से दूसरा डेटा जनरेट करना है, तो ये सारा काम भी आप SQL क्वेरीज के थ्रू कर सकते हैं। तो ये हमारे पास SQL है, जो कि, आर यू गेटिंग द पॉइंट? एवरीवन इज क्लियर अबाउट DBMS, RDBMS एंड SQL? DBMS इज एन एप्लीकेशन, उसी एप्लीकेशन का पार्ट है RDBMS, एंड द SQL इज द एक्चुअल कोडिंग लैंग्वेज बाय विच वी कैन परफॉर्म द ऑपरेशंस इन दैन RDBMS एप्लीकेशन। ओके, अब अगर हम बात करें कि RDBMS डेटा को किस तरीके से स्टोर करता है, तो हम सभी को पता है किस तरीके से स्टोर करेगा, टेबल फॉर्मेट में। व्हाट इज टेबल? सो हम कह सकते हैं टेबल इज द कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। डेटाबेस की लैंग्वेज में, अच्छा एक और बात कि वेयर each rows have same number of columns। अब रो और कॉलम के बारे में तो सभी को क्लियर कि रो किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं ना। हॉरिजॉन्टल जो डिस्प्ले है वो रो है और वर्टिकल जो है वो कॉलम है। तो वेयर ईच रोज हैव सेम नंबर ऑफ कॉलम्स।
ओके, बट इन एसक्यूएल की लैंग्वेज में हम कह सकते हैं, एसक्यूएल की लैंग्वेज में हम इसी बात को कह सकते हैं कि टेबल इज द कलेक्शन ऑफ स्कीमा एंड रिकॉर्ड्स, या हम ये ऐसा भी कह सकते हैं कि टेबल इज द कलेक्शन ऑफ टपल एंड फील्ड्स। टपल, रोज को हम यहाँ टपल के नाम से जानते हैं और कॉलम्स को हम यहाँ फील्ड्स के नाम से जानते हैं, या डोमेन्स भी कहते हैं इसको। तो फिलहाल क्योंकि एसक्यूएल के अंदर बहुत ही स्ट्रक्चर्ड मैनर में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि आप डेटा पे क्या क्या काम कर सकते हैं, कैसे डेटा स्टोर करना चाहिए, कैसे उसको क्योंकि ये पूरी एक लैंग्वेज ही है, ये इसका अपना एक पूरा आप समझ लो एक स्ट्रक्चर्ड मैनर है। तो इस वजह से एक बार एसक्यूएल पढ़ने के बाद आपको डेटाबेस का आइडिया हो जाएगा कि डेटाबेस में क्या क्या काम हो सकता है, कैसे काम हो सकता है। अब चाहे आप आईडीबीएमएस यूज करो, चाहे आप नॉन आईडीबीएमएस यूज करो, टास्क तो सिमिलर ही होंगे, भले ही डेटा स्टोर करने का तरीका अलग अलग हो। क्या ये बात समझ आ रही है? तो टास्क जो है वो आपको एसक्यूएल से वो कॉन्सेप्ट मिल जाएगा कि एक डेटा के ऊपर हम लोग क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो दैट वुड गिव यू अ क्लियर व्यू कि डेटाबेस के अंदर कैसे काम किया जाता है। तो एसक्यूएल आपको ये एक पूरा जो है एक आप कह सकते हो पूरी लैंग्वेज है जो आपको एक पूरा क्लियर व्यू दे सकता है डेटाबेस का। तो फिर आप उस कॉन्सेप्ट को आप कहीं भी यूज करो, आप उसे नॉन आईडीबीएमएस में यूज करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो आप जब नॉन आईडीबीएमएस भी पढ़ेंगे, कहीं फंक्शन ओरिएंटेड काम हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो आपको सारे फंक्शन, कौन कौन से फंक्शन हम यूज कर सकते हैं, तो जब आपने एसक्यूएल पढ़ा होगा या जब आपने आईडीबीएमएस पढ़ा होगा तो आपको चीजें समझ आएंगी कि इस काम को करने के लिए हम यहाँ ऐसे क्वेरी नहीं लिख रहे हैं, हम यहाँ ऐसे फंक्शन यूज कर रहे हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो बड़ा ही आपको आसान हो जाएगा उन चीजों को समझना। इस वजह से एसक्यूएल कम से कम एक ऐसी लैंग्वेज है जो हर एक डेवलपर को, जैसे लॉजिक एक कॉन्सेप्ट है कि लॉजिक बिल्डिंग सभी को आना चाहिए। अब वो लॉजिक आप चाहे एक बार आपने सी की लॉजिक पढ़ी तो वो सेम लॉजिक आप चाहे जावास्क्रिप्ट में यूज करो, चाहे आप एसक्यूएल में यूज करो, चाहे जावा में यूज करो, चाहे कहीं भी यूज करो, लॉजिक तो चेंज नहीं हो रहा ना, द कॉन्सेप्ट इज सेम। इन द सेम मैनर आपने जब एसक्यूएल से एक बार डेटाबेस का कॉन्सेप्ट ले लिया तो एंड एसक्यूएल इज ईजियर, लाइक आपने अगर पहले से एक प्रोग्रामिंग पढ़ रखी है तो आपको पूरे इस सेशन का सबसे इजीएस्ट लैंग्वेज एसक्यूएल मिलेगा, बस आपको थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा।